स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो पे। आज हम करने जा रहे हैं सेट 4 का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन। आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? आंसर, किसी देश की सीमा पर उस देश में आयात होने वाली वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को आयात शुल्क कहते हैं। दूसरा देखिए, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? आंसर, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। तीसरा देखिए, भारत में झूम खेती किए जाने वाले 4 राज्यों के नाम लिखे। पहला आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मणिपुर। अब देखिए चौथा, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की गई? भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था है जिसमें क्षेत्रीय दल से लेकर राष्ट्रीय दल तक आते हैं। पांचवा देखिए, लोकतंत्र में पारदर्शिता से आप क्या समझते हैं? आंसर, लोकतंत्र में पारदर्शिता का अर्थ है सरकार द्वारा किए कार्यों का जनता को स्पष्ट जानकारी होना। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र में पारदर्शिता को और भी सफल बनाता है। 6 नंबर देखिए, मुद्रा के कोई 2 कार्यों को लिखे। पहला, विनिमय के लिए, किसी भी वस्तु को खरीदने या बेचने के लिए मुद्रा मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। दूसरा देखिए, धन संचय के लिए, हम मुद्रा के रूप में धन को आसानी से संचयी कर सकते हैं। 7 नंबर देखिए, व्यापार अवरोधों से क्या तात्पर्य है? आंसर, व्यापार अवरोधक एक प्रकार का प्रतिबंध है जिसका प्रयोग सरकार विदेश व्यापार में वृद्धि या कटौती करते एवं कौन सी वस्तु देश में कितनी मात्रा में आयात होनी चाहिए यह निर्णय करने के लिए करती है। 8 नंबर देखिए, हाथ से बने हुए वस्त्रों की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। पहला, हाथ से बुने हुए वस्त्र पर हम विशेष व बारीक डिजाइन दे सकते हैं जो मशीन से संभव नहीं होता। दूसरा, हाथ से बने वस्त्र अधिक टिकाऊ होते हैं जो जल्दी नहीं फटते। 9 नंबर देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। संक्षेप में वर्णन करें। आंसर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों को नियुक्त किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के वस्त्र व्यापार पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहती थी। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए थे जिन्हें गुमस्ता कहा जाता था। 10 नंबर देखिए, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? आंसर, हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है जो कि एक दिन समाप्त हो जाएगा और भविष्य में आने वाली पीढ़ी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी, इसलिए इसका संरक्षण बहुत ही जरूरी है। 11 नंबर देखिए, राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करें। पहला, राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। दूसरा, राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ते हैं। तीसरा देखिए, सरकार और जनता के बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाती है। चौथा, सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है। 12 नंबर देखिए, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्यों?
आंसर, शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए एक गंभीर चुनौती है। शिक्षा, विशेषकर राजनीतिक शिक्षा के अभाव में कोई भी नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अज्ञान रहता है। नागरिकों का शिक्षित होना स्वस्थ लोकतंत्र के विकास में महत्वपूर्ण होता है। जब तक किसी देश के नागरिक, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अशिक्षित रहेंगे, कोई भी देश अपने यहाँ विकसित लोकतंत्र की स्थापना नहीं कर सकता। इस कारण हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अभाव लोकतंत्र की एक गंभीर चुनौती में से एक है। 13 नंबर देखिए, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। पहला, ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। दूसरा, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। तीसरा, ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। देखिए, आप लोगों को जो आंसर बताया जा रहा है, ये आंसर बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही सरल भाषा में लिखा हुआ है। तो आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। देखिए क्या है 14 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखे। आंसर, पहला क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को इस प्रकार संचालित करना है कि उसमें समानता हो, खुलापन हो और वह बिना किसी भेदभाव के हो। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। 15 नंबर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभावों की व्याख्या करें। आंसर, महामंदी ने भारतीय व्यापार को बुरी तरह प्रभावित किया था। 1928 और 1934 के मध्य भारतीय निर्यात और आयात लगभग आधे रह गए थे। अंतर्राष्ट्रीय कीमतें गिरने से भारत में कीमतें गिर गई। इस अवधि में गेहूं की कीमतें भारत में 50% गिर गई थी। महामंदी का सबसे ज़्यादा प्रभाव गरीब किसानों पर पड़ा था। कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने के बावजूद किसानों को करों में कोई राहत नहीं मिला था। उनकी ऋणग्रस्तता बढ़ गई, उन्हें अपनी जमीन बेचनी या गिरवी रखनी पड़ी, लोगों को सोना और चांदी जैसी अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। 16 नंबर देखिए, एक तानाशाही शासन की तुलना में लोकतांत्रिक शासन में नागरिकों की गरिमा और आज़ादी बनी रहती है। कैसे? आंसर देखिए, पहला, लोकतंत्र सम्मान एवं स्वतंत्रता की भावना को जन्म देती है। दूसरा, लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। तीसरा, लोकतंत्र में जाति आधारित असमानताओं एवं क्रूरताओं का कोई नैतिक एवं कानूनी आधार नहीं है। 17 नंबर देखिए, व्यापार और विदेश नीतियों का उदारीकरण वैश्वीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार सहायक है। आंसर, पहला, विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है। दूसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें अपने ब्रांड नाम से ग्राहकों को बेचती है। तीसरा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना है। चौथा देखिए, विदेशी निवेश में जबरदस्त रूप में वृद्धि होती है। 18 नंबर देखिए क्या दिया हुआ, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों पर वर्णन करें। आंसर, पहला क्या है, कृषि के क्षेत्रों में ढांचागत सुधार, प्रौद्योगिकी विकास, बाजार के विस्तार के कारण निवेशकों में वृद्धि हुई है। दूसरा, प्रमुख कृषि उत्पादों के निर्यात और निर्यात की स्वतंत्रता दी गई है। तीसरा,
वैश्वीकरण के कारण कीमती फसलों की खेती में बदलाव मिला है। चौथा, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, पीली क्रांति और नीली क्रांति के कारण दुग्ध, खाद्यान्न, मछली और बेलहन उत्पादों में वृद्धि हुई है। पांचवा देखिए, सभी देशों के बीच कृषि के नए नए तरीकों को आदान प्रदान हुआ है। यहाँ तक हो गया। देखिए, आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो पे।